हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के बारे में। ठीक है, तो ये लेक्चर जो है हमारा थोड़ा थ्योरेटिकल रहने वाला है और इसमें हम जितना भी बेसिक कंसेप्ट डेटा स्ट्रक्चर में और एल्गोरिथम्स में यूज करेंगे आगे फ्यूचर अपने लेक्चर्स में, तो आज पूरा ये इंट्रोडक्शन हम फिनिश करेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें बात ये आती है कि जो इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की, तो उसमें हमारी दो चीजें आ रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें, डेटा और स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप डेटा स्ट्रक्चर को समझ लीजिए ये होता क्या है। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज डेटा। डेटा क्या है? तो हम बोलते हैं कि डेटा कोई भी एक वैल्यू, वो एक डेटा है। सपोज आपके सामने लिखा है 1 एक डेटा है। सपोज आपके सामने लिखा है 2 एक डेटा है। सपोज आपके सामने लिखा है कैपिटल ए कैपिटल बी, कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, वो एक डेटा है। तो सिंगल वैल्यू हो या सेट ऑफ वैल्यूज हो, उसको हम बोलते हैं डेटा। ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया कि आपने उस डेटा को किस तरीके से रखा हुआ है अपने पास। अब उसी स्ट्रक्चर को या उसी डेटा को जब आप लॉजिकली अरेंज कर लेते हैं और लॉजिकली अरेंज करने के बाद जब आप उस पर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर। तो इसकी जो सबसे पहले डेफिनेशन आती है वो यही आती है कि द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल टू रिप्रेजेंट डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। अब इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी लाइए इसको समझने के लिए कि लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल का मतलब क्या है, क्यों कह रहे हैं। मॉडल का मतलब हो गया एक तरह का स्ट्रक्चर है हमारे डेटा का, लेकिन मॉडल का मतलब क्या है, लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल का मतलब क्या है। अब आप एज्यूम करिए, सपोज आपके पास एक मॉडल बना हुआ है। सपोज आपके पास एक मॉडल है, सपोज आपके पास एक मॉडल है, इसमें आपका कोई डेटा डिसाइड कर रहा है। कुछ डेटा आपका यहाँ पर रखा हुआ है, कुछ डेटा यहाँ रखा हुआ है, कुछ डेटा यहाँ रखा हुआ है, वो चाहे वैल्यू है चाहे सेट ऑफ वैल्यूज है। अब अगर इस डेटा पर मैं अपने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर लूं, इस पर मैं अपने कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर लूं, इस पर कुछ मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस दोनों परफॉर्म कर लूं, तो ये एक मॉडल है और इसके अंदर जो मेरा डेटा रखा हुआ है उस पर मैं अपने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूं। तो ये एक्चुअली में मेरा क्या हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका मतलब ये जो डेटा स्ट्रक्चर मेरा है ये फिर अलग अलग तरह का हो सकता है, बिल्कुल है, उसको हम भी आगे चल के पढ़ेंगे कि किस तरह कि किस तरीके से हम अपने डेटा को अरेंज करते हैं इसमें और किस किस तरह के ऑपरेशंस हम लगाते हैं। जैसे वैसे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, तब थोड़ा सा ये सब्जेक्ट बहुत क्लैरिटी के साथ क्लियर होता है। लेकिन अगर नहीं भी है आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया, तब भी कोई इशू नहीं है। एक बेसिक नॉलेज इज नेसेसरी टू अडेप्ट द बिगिनिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है, अब जो हम कह रहे हैं लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल, तो लॉजिकल का मतलब ये होता है क्योंकि जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करते हैं तो वहां पर आपके पास ना अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो वहां पर आपके कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो आपको पता है ऑलरेडी, जिसमें आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन या मोड ऑपरेटर निकालते हैं, मोड वगैरह ऑपरेटर लगाते हैं। कुछ ऑपरेशंस हमारे ऐसे होते हैं जो कि हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एंड ऑपरेशन होता है या और ऑपरेशन होता है या नॉट ऑपरेशन होता है। तो जब इस तरह के ऑपरेशंस हम अपने डेटा पर लगा पाए, तब हम कहते हैं कि हाँ, मतलब जो एक ऐसा मॉडल जो अलाउ कर रहा है, जहां पर हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को या अपने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, इट मींस वो मॉडल जो है वो मेरा एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और डेफिनेशन भी आप इसकी कह सकते हैं कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें कि अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में एक लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती हो। बिल्कुल ठीक बात है। यहां हम ये भी कह सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसी पैकेज्ड यूनिट है जिसमें कुछ फंक्शंस हैं हमारे, और उन फंक्शंस पर हम क्या कर रहे हैं, वो फंक्शंस हमारे कुछ रिजल्ट्स दे रहे हैं। एक्चुअली में उन फंक्शंस की कुछ ना कुछ वर्किंग होगी। वो फंक्शन की वर्किंग क्या है कि हमने उस पर कुछ ऑपरेशंस लगाए, या वो कुछ जो फंक्शन है वो मेरा कुछ एडिशंस परफॉर्म कर रहा है, कुछ सब्सट्रैक्शंस परफॉर्म कर रहा है, या वो मेरा एंडिंग कर रहा है या ओरिंग कर रहा है दो ऑपरेटर्स के बीच में। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन हो गई डेटा स्ट्रक्चर की। अब जब इस पर हम आगे चलते हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर पर, अब ये कहते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर हमारा होता कितने तरह का है। तो देखिए, बेसिकली अगर बात करते हैं तो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अगर हमारा होता है तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और एक होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब इस कंसेप्ट को भी थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, जब आपने अपनी स्टडीज स्टार्ट की थी, जब आप बहुत छोटे रहे होंगे, तो आपको अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस पढ़ाई गई। आपने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी है, आपने हिंदी पढ़ी है, आपने संस्कृत पढ़ी है, आपने तमिल पढ़ी है, अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस पढ़ी हैं।
लेकिन किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ना उस लैंग्वेज का एक बेसिक पढ़ाया गया। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम बात करें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, अभी उसको आप भूल जाइए प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव क्या है, अभी आप सिंपल बात करिए। लेट्स सपोज आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले जब आपने इसको पढ़ा तो सबसे पहले आपको पढ़ाया गया अल्फाबेट्स के बारे में, कि हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ABCD अप टू Z। कैपिटल में इस तरह से डिनोट करते हैं, स्मॉल केस में इस तरीके से डिनोट करते हैं। फिर आप थोड़ा सा जब अपर क्लासेस में पहुंचे तो फिर कुछ रूल्स आ गए इस लैंग्वेज को यूज करने के लिए। उसमें फिर आपने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, उसके बाद आपने पैसिव वॉइसेस, पैसिव पढ़े, एक्टिव पैसेज क्या होता है, पैसिव क्या होता है। उसके बाद फिर आपने और रूल्स पढ़े कि भाई ग्रामर किस तरीके से लिखी जाती है, किस तरीके से ऐसे लिखा जाता है। लेकिन जो बेस था, बेस क्या था? बेस तो यही था ना आपका ABC। उसी तरीके से जब आपने डेटा स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब इस डेटा स्ट्रक्चर को अपने पास इंप्लीमेंट करती है, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स पहले से रहते हैं। तो जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, या उनको हम बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, या इनको हम बोल सकते हैं बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स, मींस which are already defined in that particular programming language। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एक लैंग्वेज में है वो दूसरी लैंग्वेज में भी हो, वो डिफर कर सकते हैं हमारे, ठीक है। जैसे जो थोड़ा पहले लैंग्वेजेस आती थी हमारी 90s के आसपास अगर हम बात करें, जो बहुत स्टार्टिंग की थी, उसमें जो हमारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो लिमिटेड हैं। लेकिन आजकल जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चल रही हैं उनमें थोड़े से हमारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स बढ़ गए हैं, ठीक। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट आर प्रोवाइडेड बाय अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट मींस व्हिच आर डिफाइंड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इटसेल्फ। अब अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो आपने ये डेटा स्ट्रक्चर्स सुने होंगे। आपने ये सुना होगा इंट होता है, या आपका ये फ्लोट आपने सुना होगा, या आपने कैर सुना होगा, या आपने पॉइंटर्स सुने होंगे, या अगर आप किसी हायर लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं, लाइक सपोज जावा, या आप C# पर काम कर रहे हैं, तो आपने स्ट्रिंग भी सुना होगा, ठीक है। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर, ये सब क्या है? ये हमारे सब डेटा स्ट्रक्चर्स ही हैं जो कि ऑलरेडी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइंड है। सो दीज टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, एज सिंपल एज दैट। So primitive data structures are provided by the programming language as basic building blocks। Basic building blocks का मतलब क्या हो गया कि इनको यूज करते हुए आप अपने प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आप काम कर रहे हैं तो बिल्कुल स्क्रैच से आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं। वो कुछ फैसिलिटीज आपको पहले से प्रोवाइड कर रही है, उनको यूज करते हुए अब आपको अपने प्रोग्राम्स को बनाना है, ठीक है। तो खैर आप याद रखिएगा, ये हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, या हमारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। अब जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की भी बात कर रहे थे तो ABCD को यूज करके आपने वर्ड्स को बनाना स्टार्ट किया, एप्पल, बॉय, कैट, डॉग। उसी तरीके से यूजिंग दीज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स व्हेन वी कैन क्रिएट द अदर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, then we can say those data structures are called non-primitive data structures। means primitive data structures को यूज करके जो डेटा स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया उस डेटा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। इट मींस ये डिफाइन नहीं है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लेकिन हाँ हमने इनको प्रिमिटिव की हेल्प से बना लिया, इसलिए इनको हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। दीज आर नॉट डिफाइंड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इटसेल्फ, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव वो होता है जिसको हमने ड्राइव किया है और बिल्ट आउट ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। इट मींस जैसे हमने इसको बोला बिल्ट इन, इसको हम बोलते हैं बिल्ट आउट। तो ये हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। अब फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमें कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है इंटीजर टाइप का, लेट्स सपोज हमने कहा इंट a, तो ये मेरा a जो है एक वेरिएबल हो गया। अब ये यही मैं आपसे कह रहा था स्टार्टिंग में कि एक बेसिक आइडिया अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है तो थोड़ा इजी हो जाता है समझने के लिए, ठीक है। तो जैसे इंट a, तो इंट जो है एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हमारा है और a हमारा एक वेरिएबल है। अब इसी इंट को यूज करते हुए अगर हम लिख दें इंट a
और लेट सपोज मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, तो ये हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये मान लीजिए कि ये हमारा है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स और ये हमारा है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में हमारा क्या है, ए और स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारा होता है एरे। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं, एरेज हो गया, लिस्ट हो गया, फाइल्स हो गई, लिस्ट में जैसे आपका स्टैक्स आ गया, क्यूज आ गया, या ट्रीज आ गया, या ग्राफ आ गया, ठीक है, तो ये सब हमारे होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। तो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट रहता है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और डेटा स्ट्रक्चर हमारे कितने टाइप का होता है, ठीक है। पूरा जो कोर्स है डेटा स्ट्रक्चर का वो यही सब पढ़ाता है आपको, कि हम सबसे पहले एरे से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लिस्ट को देखते हैं, लिस्ट में हम अपनी प्रॉपर जो लिस्ट होती है वो देखते हैं, फिर स्टैक देखते हैं, क्यू देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, फाइनली हमारी फाइल्स आती है। ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे क्या होते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन है डेटा स्ट्रक्चर की वो हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कि जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो हम दो तरीके से इस तरह से भी डिवाइड, ये तो वही आ गया आपका डायग्राम सेम, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। इसमें प्रिमिटिव में आपका आ गया इंटीजर्स, कैरेक्टर, फ्लोट और पॉइंटर, जो भी मैंने आपको बताया, और नॉन प्रिमिटिव में आपका आ गया एरेज, लिस्ट और फाइल्स। देन वी कैन अगेन डिवाइड द लिस्ट इनटू टू लिस्ट, लीनियर लिस्ट एंड नॉन लीनियर लिस्ट। इन लीनियर लिस्ट वी हैव स्टैक एंड क्यूज and in non-linear list we have trees and graphs। ये सेम है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है, डेटा स्ट्रक्चर को हम दो तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑल्दो मीनिंग सेम है, लेकिन किसी ऑथर ने इस तरीके से भी उसको डिस्क्राइब किया है कि दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे होते हैं, एक लीनियर हो गया और एक नॉन लीनियर हो गया। लीनियर को फिर हमने बोला कि दो आ गए उसमें, एक आपका एरेज आ गया, एक आपका उसमें लिंक लिस्ट आ गया, एक ट्रीज आ गया और एक ग्राफ आ गया। ट्रीज हमारा रिप्रेजेंट करता है हायरार्किकल रिलेशनशिप, ग्राफ रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क रिलेशनशिप, और ये हमारा सिक्वेंशियल और ये हमारा लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी जब ये हर तरह का डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे ब्रीफ में तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब उसके बाद जो भी आप डेटा स्ट्रक्चर्स आपने अभी देखे हैं कि क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, कितने तरह के होते हैं, अब उन पर हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये 6 मेन ऑपरेशंस हमारे रहने वाले हैं जो कि हम हर एक डेटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म करेंगे कहीं ना कहीं। हर डेटा स्ट्रक्चर में अच्छे ऑपरेशंस आपके होते हैं। इसमें पहला ऑपरेशन आपका आता है ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग हम बोलते हैं कि आपके पास कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है, लेट्स सपोज आपके पास ये एरे है, हालांकि अभी आपको आइडिया नहीं होगा कि एरे क्या होती है, लेकिन अभी आप एज्यूम करिए कि आपके पास ये कोई डेटा स्ट्रक्चर है। अभी डेटा स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर हमारा डेटा है, तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट्स हैं या इसके अंदर आइटम्स हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो हर एक आइटम को विजिट करना या हर एक आइटम को ट्रैवर्स करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग, एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब अगर आपके पास कहीं पर भी ये इसके अंदर अगर 10 आइटम्स रखे हुए हैं और आपने हर एक आइटम को देख लिया है, विजिट कर लिया है हर एक आइटम को, तो वो हमारा ट्रैवर्सिंग हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है सर्चिंग। सर्चिंग में क्या होगा कि आपके पास कुछ आइटम्स दिए हुए हैं और अगर आपको किसी आइटम को सर्च करना है, फाइंड करना है, तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड सर्चिंग। अब ये सब अलग अलग तरह की होती है सर्चिंग, हम पढ़ेंगे आगे चल के कि लीनियर सर्च भी हो सकती है, आपकी बाइनरी सर्च भी हो सकती है, फिर एक हैशिंग इसमें आती है, वो टेक्निक भी हम पढ़ेंगे, सब डिटेल में है आपका, सब पढ़ेंगे वन बाय वन। ये तो एक बस ब्रीफ डिस्कशन हो रहा है इसका। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट ऑपरेशन इसमें आता है इंसर्शन। अब इंसर्शन का मतलब क्या होगा कि इफ यू हैव एनी डेटा स्ट्रक्चर एंड यू वांट टू ऐड सम आइटम इनटू दैट डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, हम कभी कभी आइटम बोलेंगे, कभी एलिमेंट बोलेंगे, तो दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो जब भी आपको किसी आइटम को या किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना हो डेटा स्ट्रक्चर में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसर्शन प्रोसीजर। नेक्स्ट वी हैव डिलीशन। डिलीशन में क्या होगा कि जब भी आपको किसी डेटा स्ट्रक्चर से किसी आइटम को रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिलीशन प्रोसीजर। देन वी हैव सॉर्टिंग। सॉर्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें कि आपके पास जो आइटम्स दिए हुए हैं किसी डेटा स्ट्रक्चर में, और अगर उन आइटम्स का जो अरेंजमेंट है वो रैंडम अरेंजमेंट है, तो फिर अगर आप उन आइटम्स को किसी एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर दें, किसी एक स्पेसिफिक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉर्टिंग। अब ये जो ऑर्डर है हमारा सर्टेन लॉजिकल ऑर्डर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास सपोज 2 1 6 9 ये 4 एलिमेंट्स आपके पास किसी रैंडम ऑर्डर में है, अगर आप इनको इस तरीके से अरेंज कर दें कि 1 2 6 9, या आप ये कहें कि हमने इसको अरेंज कर दिया 9 6 2 1, तो या तो आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया या आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया।
इसी तरीके से आप अल्फाबेट्स भी लगा सकते हैं। सपोज अगर आपके पास ये लिखा हुआ है, ये रैंडमली आपके पास अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, तो अगर आपने इस तरीके से अरेंज कर दिया ABCD असेंडिंग ऑर्डर में, या आपने कर दिया सपोज DCBA डिसेंडिंग में, तो ये हमारा जो होता है इसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑर्डर। दिस इज लॉजिकल ऑर्डर, दिस इज अवर लॉजिकल ऑर्डर। तो और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग भी आप बहुत तरह की पढ़ेंगे आगे चल के, जिसमें आपकी इंसर्शन सॉर्ट सबसे पहले आएगी, जहां पर हम बहुत डीपली देखेंगे किस तरीके से एल्गोरिथम काम करती हैं सॉर्टिंग की। फिर हम पढ़ेंगे आपकी मर्ज सॉर्ट पढ़ेंगे, क्विक सॉर्ट पढ़ेंगे, हीप सॉर्ट पढ़ेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ेंगे, बबल सॉर्ट पढ़ेंगे, रेडिक सॉर्ट पढ़ेंगे। ये सब सॉर्टिंग टेक्निक्स हम पढ़ेंगे आगे चल के। फाइनली वी हैव द मर्जिंग। तो मर्जिंग क्या होता है? मर्जिंग में हम अलग अलग लिस्ट से आइटम्स को उठाते हैं और उनको मर्ज करके एक लिस्ट में बना देते हैं। इस कंसेप्ट को आप देखेंगे जब आप मर्ज सॉर्ट को पढ़ेंगे, ये मर्जिंग कंसेप्ट वहां पर यूज होता है। तो आई थिंक ये जो डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन है ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि हर एक ऑपरेशन का मतलब क्या है। नेक्स्ट फिर अब हम जो अपने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, तो अब जो डेटा स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे वो हमारे सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। प्रिमिटिव तो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन है। अगर आपको प्रिमिटिव को पढ़ना है तो इसका मतलब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है। लेकिन यहां पर हम डेटा स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन से हैं? विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, ये हम बात कर चुके हैं। अब सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर जो इसमें आता है वो एरेज है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, ठीक। अब एरेज क्या होती है? एरे हमारा एक कलेक्शन है आइटम्स का, कलेक्शन ऑफ आइटम्स या कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब सपोज आप कहें कि कलेक्शन ऑफ बॉल्स इज एन एरे। यस, कलेक्शन ऑफ बॉल्स इज एन एरे इफ ऑल बॉल्स आर ऑफ सेम टाइप। अगर सारी बॉल्स एक ही तरह की हैं तो वो मेरी एक एरे हो जाएगी बॉल्स की। अब इसका क्या मतलब है सेम टाइप? देखिए, सपोज आपके पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 10, लेट्स सपोज 15, सपोज 7.5 6.2 1.99 B A, लेट्स सपोज कुछ वैल्यूज आपके पास हैं ट्रू फॉल्स, ये आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, अलग अलग तरह की वैल्यूज हैं। ये बूलियन वैल्यूज हैं ट्रू फॉल्स, या आपके पास फ्लोट वैल्यूज हैं डेसिमल में जो है, या कुछ आपके पास यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज भी हैं। ये सब इंटीजर वैल्यूज हैं आपकी, ये सब इंट हैं, ये आपकी बूलियंस है। बूलियन ट्रू फॉल्स जिसकी वैल्यू होती है, या अगर बात करें ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा फ्लोट है और ये सब हमारा क्या है? ये कैरेक्टर है। क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप ऑब्वियसली नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में। अब जब आप एक कलेक्शन बनाएंगे सिर्फ बूलियन का, या सिर्फ इंटीजर का, या सिर्फ फ्लोट का, या सिर्फ कैरेक्टर टाइप के एलिमेंट्स का, तभी आप उसको कहेंगे कि वो एक एरे है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एरे में आपके इंटीजर भी आ जाए और फ्लोट भी आ जाए ना, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो बेसिक डेफिनेशन इसकी है वो ये है, एन एरे कैन बी डिफाइंड एज ए फाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर्ड आइटम्स। अच्छा, अब ये एक वर्ड आ गया इसमें, ऑर्डर्ड आइटम्स। की ऑर्डर्ड आइटम्स का मतलब क्या है? तो ऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि आपने किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में जब अपने एलिमेंट्स को लगाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड आइटम्स। तो फाइनाइट सेट, फाइनाइट का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, मतलब उसका एक प्री डिफाइंड साइज है एरे का, उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। देखिए, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। जनरली जब हम खुद से रीड करते हैं बुक्स को तो हम ये छोटे छोटे चीजें छोड़ देते हैं, ठीक है। तो एन एरे कैन बी डिफाइंड एज अ फाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर्ड आइटम्स व्हिच आर होमोजेनियस इन नेचर। अब होमोजेनियस का मतलब क्या हो गया? वही कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस एरे में, सबके सब एलिमेंट्स एक ही टाइप के होंगे। यानी कि या तो सबका टाइप इंटीजर होगा, या सबका टाइप फ्लोट होगा, या सबका टाइप कैरेक्टर होगा, या सबका टाइप बूलियन होगा, या कोई और टाइप होगा। वो डिपेंड करेगा कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से है, और उसी प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से आपको नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बनाना है। अब अगर हम कोई नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर एरे बना रहे हैं, तो उसको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपका आएगा डेटा टाइप। लेट्स सपोज अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तो अब क्या बनाएंगे? डेटा टाइप सबसे पहले आ जाएगा, ये आपके पास आ गया इंटीजर। उसके बाद आप यहाँ पर देंगे वेरिएबल नेम। अब वेरिएबल नेम क्या होता है? कोई भी नाम आप दे सकते हैं। हालांकि
जब आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करेंगे तो उसके कुछ रूल्स हैं जो कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो हम वेरिएबल नेम ले रहे हैं, लेट्स सपोज हमने ले लिया ए, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट है और इसके अंदर लिखा हुआ है साइज। तो सपोज हमने लिख दिया ए, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, हमने सपोज लिख दिया 4 एंड फाइनली सेमीकोलन। इस तरीके से हमने अपनी एरे को डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। ये हमें ये बता रही है कि इस एरे के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स का जो टाइप है वो इंटीजर है और इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो एरे बनेगी, ऐसे अगर हम रैंडम एलिमेंट्स डालें तो कुछ इस तरह की बनेगी 20, 30, 10, 20, 30 एंड 2। हमने रैंडमली 4 एलिमेंट्स डाल दिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि चारों के चारों एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के हैं। जो एरे हमारी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ले लें, उसका जो साइज होता है वो फिक्स होता है, ये याद रखिएगा। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप एरे ले रहे हैं तो साइज फिक्स होता है और वो आप पहले ही डिफाइन करके चलते हैं कि 4 है, 10 है, 20 है, ठीक है। फिर आप उतनी ही लोकेशंस पर काम करते हैं उस एरे की। अगर आपको डायनेमिक एरे लेनी है तो डायनेमिक एरे के लिए हमारे पास रहती है एरे लिस्ट। वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होती, जावा में है, सी शार्प में है, जो हायर लेवल लैंग्वेज है उसमें है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे मान लीजिए आप अगर सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस पर काम कर रहे हैं तो उसमें एरे लिस्ट नहीं है, उसमें फिर आपको एरे का साइज को दोबारा से एलोकेट करना पड़ेगा। इसलिए वहां पर कुछ फंक्शंस यूज होते हैं, मैलोक, रीएलोक, ठीक है, एलोक डॉट हेडर फाइल्स में हमारे रहते हैं। खैर अभी वहां पर नहीं जा रहे। तो अभी हम जो एरे को डिफाइन करते हैं, एरे को डिफाइन करने का तरीका क्या हो गया, इंट या फ्लोट या कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन फिर उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो उसी तरह के होंगे, ये हम बात कर चुके हैं। तो डेटा टाइप यहाँ पर स्पेसिफाई करता है कि उन आइटम्स का टाइप क्या है, इंटीजर हो, फ्लोट हो, यही सब इसमें लिखा हुआ है। अभी वेरिएबल नेम हो गया हमारा, एरे का नाम हो गया, और साइज और लेंथ हो गया कि उसमें हमारे कितने एलिमेंट्स हैं या कितने आइटम्स हैं। जैसे यहाँ पर एक डिक्लेयर करके दिखाया फ्लोट A20, इट मींस इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का टाइप फ्लोट है, एरे का नाम कैपिटल A है और उस एरे के अंदर 20 एलिमेंट्स होंगे। अब बाय डिफॉल्ट जो एरे के इंडेक्सेस होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हम किसी भी इंडेक्स से एरे को स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम अपनी एल्गोरिथम्स को पढ़ेंगे या हम अपना सूडो कोड लिखेंगे, अभी आगे आएगा, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि बाय डिफॉल्ट जो एरे है वो हम इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे अपनी डेटा स्ट्रक्चर की थ्योरी का पार्ट पढ़ते हुए। लेकिन जब प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इसको 0 इंडेक्स से स्टार्ट करती है, ठीक है। चलिए, तो एरे का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि एरे होती क्या है। तो एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हमने प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से बनाया है, ठीक। नेक्स्ट फिर हमारा इसमें आता है लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिस्ट आपकी हर जगह यूज होनी है और ये स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जितना भी लिंक लिस्ट वाला पार्ट होता है जिसमें लिंक लिस्ट आती है अलग अलग तरह की। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा तो यकीन मानिए बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना ये। अभी हम जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं पहले इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे हमने एरे में ये बोला कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर्ड आइटम्स, मतलब आइटम्स जो है वो एक के बाद एक लगे हुए और होमोजीनियस आइटम्स हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं कि लिस्ट भी आइटम्स का ये कलेक्शन है। इनफैक्ट सारे के सारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स है सब में आइटम्स का कलेक्शन ही है, तभी तो वो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स है, वही हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर वो प्रिमिटिव होते तो हर एक डेटा स्ट्रक्चर एक ही वैल्यू को अपने पास रखेगा। इसलिए स्टार्टिंग में कहा था डेटा क्या है, सिंगल वैल्यू या सेट ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पर जो डेटा यूज हो रहा है वो सेट ऑफ वैल्यूज वाला यूज हो रहा है, इसलिए कलेक्शन ऑफ आइटम्स बोल रहे हैं इसको, जिसमें कि हर एक आइटम इज लिंक्ड विद अदर and the order is given by means of links from one item to another item। अब जो सिंपल लिस्ट होती है हमारी उसको हम इस तरीके से बोलते हैं, या लेट्स सपोज आप ये अज्यूम करिए कि आपके पास ये 4 एलिमेंट्स हैं 1, 10, लेट्स सपोज 15, लेट्स सपोज 20 आइटम्स। आप यहां पर भी जो लेंगे या जो उनकी वैल्यू लेंगे वो भी हमारी एक ही होनी चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो ले सकते कि यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ बी आ गया, ट्रू फॉल्स हो गया, नहीं, होमोजेनियसली नहीं है अभी हमें, ठीक है। अब इस एलिमेंट को एरे में तो हमें रिप्रेजेंट करना आ गया, ठीक है। जब हम लिस्ट बनाएंगे तो सिंपलेस्ट लिस्ट जो होती है उसको हम कहते हैं कि हमने इस तरीके से एक नोड क्रिएट कर लिया है, हमने एक नोड क्रिएट कर लिया है। अभी आगे चल के पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीजों को
ये हमने एक नोड बना लिया है और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इस नोड के दो पार्ट्स होते हैं। ये जो हमारा पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन पार्ट, और ये दूसरा पार्ट हमारा होता है इसको हम बोलते हैं लिंक पार्ट, या इसको हम एड्रेस भी बोल सकते हैं, लिंक पार्ट या एड्रेस पार्ट, लिंक पार्ट या एड्रेस पार्ट। अब इंफॉर्मेशन में तो जो एक्चुअल एलिमेंट है वो आ जाता है, जैसे ये 1 है, ये 1 तो इधर आ जाएगा। और इसी तरीके से 10 के लिए एक नोड बनेगी, यहां बना लेते हैं, देखिए यहां बना लेते हैं। सपोज यहां पर हमने बनाया 1 के लिए बन गई, लेट सपोज एक 10 के लिए बन गई, लेट सपोज हमारी एक ये बन गया 15 के लिए, और लेट सपोज एक हमारा बन गया 20 के लिए। तो इंफॉर्मेशन पार्ट में तो सबकी वैल्यूज चलेगी जो वो एक्चुअल वैल्यू थी उस डेटा की। जो नेक्स्ट होता है लिंक पार्ट या एड्रेस पार्ट, उसमें क्या रहता है हमारा, यहां पर हम एड्रेस डाल देंगे इस नोड का। अब थोड़ा सा ये आपको अजीब लग सकता है कि ये एड्रेस कौन सा एड्रेस की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में ये जो एड्रेस है ये हमारा मेमोरी का एड्रेस है, कि जब हमने इसको डिक्लेयर किया तो रैम में डिक्लेयर हुआ, तो रैम में किस लोकेशन पर ये नोड बनी हुई है उस लोकेशन का एड्रेस हम यहां डाल देते हैं। सपोज इसका एड्रेस है लेट सपोज 100, इसका सपोज एड्रेस है 2000, सपोज इसका एड्रेस है 3000, सपोज इसका एड्रेस है 4000। हालांकि वो एड्रेस काफी बड़ा होता है जो कि हेक्साडेसिमल में होता है, लेकिन यहां पर हम क्या डाल देंगे, इस जगह हम डाल देंगे आपका 2000, इस जगह हम क्या डाल देंगे 10 के बाद आपका 15 है तो 15 का एड्रेस क्या है 3000, यहां पर हम डाल देंगे 3000। यहां पर हम क्या डाल देंगे इसका एड्रेस, यहां पर हम क्या डाल देंगे 4000। इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है 20 के बाद, यहां पर हम एक स्लैश डाल देंगे, या जो स्लैश ये होता है इसको हम बोलते हैं नल, ये हमारा नल हो गया। मतलब इसके बाद कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। और जब हमें इसको रिप्रेजेंट करना होता है ग्राफिकली कि किस तरीके से हम दिखाएं, अब ऐसे तो मुझे नहीं पता चल रहा है हर एक नोड के ऊपर या तो मैं एड्रेस लिखूं और फिर यहाँ पर एड्रेस डाल के रिप्रेजेंट करूं, एक तरीका तो ये हो गया, बिल्कुल ठीक है। या दूसरा तरीका ये भी होता है कि हमने यहाँ पर एक एरो पॉइंट कर दिया, 21 से एक एरो पॉइंट कर दिया जो नेक्स्ट एलिमेंट पे जा रहा है, तो ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या बना हुआ है, यहाँ पर एड्रेस पड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर नोड का, यहाँ पर एड्रेस पड़ा है इस नोड का, यहाँ पर एड्रेस पड़ा है इस नोड का, और इसके बाद कोई और एलिमेंट है नहीं तो वहां पर हमने डाल दिया है नल। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर इसका डिस्कशन करें, मैं 2 मिनट और लूंगा आपके यहाँ पर, थोड़ा सा और आपको आइडिया लग जाएगा इन एड्रेसेस के बारे में। तो देखिए होता क्या है कि जो आपकी रैम होती है उसमें भी हमारे एड्रेसेस इस तरीके से रहते हैं, इसको समझ लीजिए। जो आपकी रैम रहती है जिसको आप मेमोरी बोलते हैं, उसमें इस तरीके से हमारे ब्लॉक्स बने रहते हैं। ये सब मैं ऐसे रैंडमली बना रहा हूं, ये सब हमारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। अब जब आप किसी एरे को डिफाइन करते हैं तो एरे क्या होती है, एरे हमारी इस रैम में कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर आती है। जैसे अगर मैं सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं आपसे, और मैं सपोज ये, या मैं किसी भी एक ऐसी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, कोई भी आप लैंग्वेज ले लीजिए, सी ले लीजिए, सी प्लस ले लीजिए, एफ ले लीजिए, सी शार्प, ठीक है। मैं अभी ये एज्यूम करते हुए चल रहा हूं कि जो इंटीजर है लेट सपोज वो मेरा 2 बाइट्स लेता है। अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि मेरा इंटीजर जो है 2 बाइट्स लेता है, ठीक है। अब अगर इंटीजर 2 बाइट्स ले रहा है और एक ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है 1 बाइट को, और सपोज करिए आपके पास जो एरे है वो एरे कुछ इस तरह की है 2 4 6, इंडेक्सेस कुछ भी ले लीजिए, 0 1 2 ले लीजिए, चाहे 1 2 3 ले लीजिए। अब सपोज करिए आपने इस एरे को इस लोकेशन से स्टार्ट किया बनाना, आपने इस लोकेशन से स्टार्ट किया बनाना यहां पर, तो जो पहला एलिमेंट है 2 वो इतने पार्ट में आएगा, 2 बाइट्स लेगा। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा ना 4, वो भी इसके जस्ट बाद आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट 6 आएगा वो इसके जस्ट बाद आएगा। इसका मतलब जो एरे है वो हमारी कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस ऑक्यूपाई करती है मेमोरी में। कंटिगुअस एक वर्ड होता है, कंटिगुअस। तो एरे स्टोर्स एलिमेंट इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस, कंटिन्यूएशन में आती है। तो इसलिए जब भी आप किसी एरे को एलोकेट करते हैं या उसको मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो एरे अपने लिए एक ऐसी लोकेशन ढूंढती है जहां पर सारे एलिमेंट्स एक साथ ऑक्यूपाई हो जाए।
तो इतने पार्ट में हमारा 2 डिसाइड करेगा, इतने पार्ट में हमारा 4 डिसाइड करेगा और इतने पार्ट में हमारा 6 डिसाइड करेगा। ये हमारी लोकेशन हो गई इसकी, एरे की। अब जब आपने लिस्ट को बनाया, सपोज आपने इसके अंदर लिस्ट लिया, ये भी 2 बाइट ले रहा है आपका, और लेट्स सपोज जो एड्रेस पार्ट है वो भी 2 बाइट ले रहा है आपका, वो भी एक इंटीजर है। तो एक नोड कितना बाइट लेगी? टोटल 4 बाइट्स लेगी। तो सपोज यहां पर आपने पहली नोड बनाई है इतने पार्ट में, ये पहली नोड बनी जिसके अंदर आपने 4 बाइट्स को एलोकेट कर दिया। इसी तरीके से मान लीजिए दूसरी नोड है, वो आपने लेट्स सपोज यहां पर बनाई। कंटीन्यूअस नहीं है तभी तो एड्रेस डालना पड़ रहा है आपको, कंटीन्यूअस होता तो एड्रेस डालने की जरूरत ही नहीं थी। अब सपोज करिए इस लोकेशन का जो एड्रेस है वो हमारा एड्रेस है लेट्स सपोज 2000। तो ये जो 2000 है ये तो आप डाल देंगे इतने पार्ट में, और जो एक्चुअल एलिमेंट है हमारा सपोज 2 ही है वो आप यहां डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये एड्रेस इधर चला गया, ये फिर इधर आ गया, फिर जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा वहां चला जाएगा, इधर 4 में आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से खैर हमारा ये पूरा जो एड्रेस फील्ड हम बात कर रहे थे यही होता है वो एक्चुअल एड्रेस। ठीक है, तो लिस्ट में हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स जिसमें कि आइटम्स हमारे एक दूसरे से लिंक रहते हैं। ठीक है, तो हर एक आइटम को हम एक नोड से डिनोट करते हैं जिसमें कि 2 फील्ड्स होते हैं। ये बेसिक लिस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लिस्ट को देखें तो लिस्ट कई तरह की हो सकती है। इनफैक्ट आप इनफाइनाइट टाइप की लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे अभी आगे चल के हम डबली लिंक लिस्ट भी पढ़ेंगे, तो डबली लिंक लिस्ट में क्या है कि आपके 3 पार्ट्स होते हैं, एक आगे वाली लिस्ट को पॉइंट करता है, एक पीछे वाली लिस्ट को पॉइंट करता है, और एक इंफॉर्मेशन पार्ट होता है। या जब आप आगे चल के अपने ट्रीज पढ़ेंगे अलग अलग, तो ट्रीज में जो आपका नोड का स्ट्रक्चर होता है उसमें और ज्यादा पार्ट्स आपके आ जाते हैं, क्योंकि उसमें ये भी रहता है कि उसका पेरेंट कौन है, उसका लेफ्ट चाइल्ड कौन है, उसका राइट चाइल्ड कौन है, उसका इंफॉर्मेशन पार्ट क्या है, उसके लेफ्ट साइड में जो सब ट्री है उसकी लेंथ क्या है, राइट साइड का जो सब ट्री है उसकी लेंथ क्या है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। तो आप किसी भी साइज की अपनी इस नोड को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम ये कह रहे हैं कि 2 फील्ड्स हैं, इट मींस ये एक सिंपल लिस्ट की बात कर रहे हैं जो ये वाली हमने ली है, क्योंकि ये अभी बेसिक स्टार्ट हुआ है तो जब समझाने के लिए है। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं होता कि 2 ही हो, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। ठीक है, और हमने क्या बताया कि अगर जो लास्ट नोड होगी उस लास्ट नोड में हम डाल देंगे आपका नल। तो नल रिप्रेजेंट ये करते हैं कि उसके बाद कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो लिस्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप मतलब इसकी हेल्प से ही आप सब कुछ इंप्लीमेंट करेंगे आगे चल के। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टैक्स। तो स्टैक हमारा क्या होता है? स्टैक भी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है आइटम्स का और लीनियर लिस्ट होती है। ठीक है, अब लीनियर का मतलब समझ में आ गया ना? लीनियर का मतलब एक के बाद दूसरा जो चल रहा है, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूएशन में ही हो। ठीक है, लेकिन एक के बाद जो दूसरा हमारा चल रहा है वो लीनियरली अरेंज है। ठीक, तो ये भी एक लीनियर लिस्ट होती है हमारी, जिसमें कि हमारे आइटम्स का कलेक्शन है। बस यहाँ पर क्या है, इस डेटा स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो ये डेटा स्ट्रक्चर हमारा होता है इसमें आप जो भी इंसर्शन या जो भी डिलीशन करते हैं, मतलब इट इज लाइक अ बकेट। आप इसको एक बकेट एज्यूम कर लें। ठीक है, ये बकेट में क्या है कि पानी डालना भी ऊपर से ही है और निकालना भी ऊपर से ही है। तो जो इसका ऊपर वाला इंडेक्स होता है उसको हम बोलते हैं टॉप इंडेक्स, या उसको हम बोलते हैं टॉप पोजीशन। तो यहाँ पर हम इंसर्शन भी यहीं से करते हैं इसमें, और इसमें हम डिलीशन भी यहीं से करते हैं। ये हमारा डिलीशन हो गया, ये हमारा इंसर्शन हो गया। तो इस टैग को हम लास्ट इन फर्स्ट आउट भी बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या मैं तो कहूंगा इसको हम फर्स्ट इन लास्ट आउट भी बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, सपोज आपके पास कोई स्टैक है, अगर अभी हम बात करें, लेट्स सपोज ये स्टैक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि स्टैक को इंप्लीमेंट कैसे किया है। स्टैक को इंप्लीमेंट एरे से भी कर सकते हैं, स्टैक को इंप्लीमेंट आप लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं या लिस्ट से भी कर सकते हैं। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप सीधा देख लीजिए कि एक एरे है, सॉरी एक स्टैक है। लेट्स सपोज एक हमने एरे की फॉर्म में बना लिया इसको, या हमने कुछ ब्लॉक्स बना लिए जहां पर हम अपने आइटम्स को रखेंगे इसमें। अभी जो हमारा टॉप है वो इसको डिफाइन कर रहा है, ये टॉप है। अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ। अभी सपोज इसमें हमने एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया 10, तो 10 आपका इधर से आया, ये आपका 10 आ गया। ठीक है, इनिशियली हम ये एज्यूम कर लें कि टॉप हमारा कुछ नहीं था, टॉप लेट्स सपोज यहां था, या हम ये भी कह सकते हैं कि इनिशियली लेट्स सपोज टॉप 0 था। तो अब मेरा टॉप क्या हो गया? अब मेरा टॉप हो गया 1, टॉप एक बढ़ गया। उसके बाद आपने एक एलिमेंट और इंसर्ट किया, लेट्स सपोज आपने इंसर्ट कर दिया 20,
टॉप फिर बढ़ गया, टॉप कितना हो गया आपका 2 हो गया। सपोज एक एलिमेंट आपने और इंसर्ट कर दिया 30, टॉप कितना हो गया आपका, टॉप आपका 3 हो गया। ये आपका इंसर्शन हो रहा है। तो जब भी आपका इंसर्शन होता है तो आपका टॉप हमेशा बढ़ता है। अब अगर इसमें से आपको कोई आइटम रिमूव करना है तो वही आइटम रिमूव होगा जो टॉप पर एग्जिस्ट करेगा। तो टॉप पर कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, 30 कौन सा एलिमेंट है जिसको आपने सबसे बाद में इंसर्ट किया था, इसलिए इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे बाद में आपने इनपुट कराया वही सबसे पहले आउट होगा। या आप इसको हमने बोला फर्स्ट इन लास्ट आउट भी बोल सकते हैं। क्यों, फर्स्ट इन कौन सा है 10, तो यही तो एलिमेंट है जो सबसे बाद में बाहर निकलेगा इसमें से, इसलिए फिलो या लिफो आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें जो इंसर्शन और डिलीशन के जो ऑपरेशंस हैं उनको एक नेमिंग कन्वेंशन दिया गया है। हम बोलते हैं कि जब भी हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन, और जब भी हम किसी एलिमेंट को बाहर निकालते हैं उसको हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। ठीक है, इंसर्शन और डिलीशन की बात कर रहे हैं। इसमें होता है पीक भी होता है, जब वो पढ़ेंगे स्टैक्स उसका डिटेल डिस्कशन तभी बात करेंगे। तो अभी हम सिर्फ बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं अपने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का, सो दैट आपको ना एक बेसिक आइडिया लगे कि ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या आएगा आगे चल के। इन सब डेटा स्ट्रक्चर्स का डिटेल डिस्कशन तो अभी बहुत लंबा चलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर फिर इसमें हमारा आता है क्यूज। क्यू भी हमारा एक लीनियर लिस्ट है, इसमें भी हमारा कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। यहां पर आपका क्या होता है कि इंसर्शन और डिलीशन अलग अलग एंड से होता है। जैसे कि सपोज इसका एक एग्जांपल जो बुक्स में लिखा रहता है कि आप कोई मूवी देखने गए और आप टिकट विंडो पे खड़े हो गए, ठीक है, फिर जिसको भी टिकट चाहिए वो उसी लाइन में लगता रहेगा। ठीक है, और जो सबसे पहले लाइन में लगा है उसी को सबसे पहले टिकट मिलेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्यू, QUE। वैसे तो वर्ड ऐसा है कि QUE में से अगर बाद का UE हटा दें तो भी क्यू ही बोलेंगे, ये वाला भी हटा देंगे तो भी क्यू ही बोलेंगे। क्या ये हमारा क्यू है। इसमें भी बोलते हैं कि जब भी हम इंसर्शन इसमें करते हैं वो एक एंड से करते हैं, और जब भी हम डिलीशन करते हैं वो एक एंड से करते हैं। अब कैसे होता है इंसर्शन और डिलीशन, तो देखिए यहाँ पर लिखा है इंसर्शन कैन टेक प्लेस एट वन एंड, जिसको हम बोलते हैं रियर एंड। तो यहां से ये भी एज्यूम कर लीजिए कैरी की तरह बना हुआ है आपके पास। जब भी आप इंसर्शन करेंगे आप यहां से करेंगे, दिस इज इंसर्शन, ये हमारा हो गया रियर एंड आर। और जब भी आप रिमूवल करेंगे, डिलीशन करेंगे या रिमूवल करेंगे, रिमूवल या डिलीशन, ये जिस एंड से होता है इस एंड को हम बोलते हैं फ्रंट एंड। ये हमारा क्या हो गया आपका, ये हमारा हो गया इंसर्शन। लिख लेते हैं इसको हम इंसर्शन बोलते हैं। तो क्यू को हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी बोलते हैं, क्योंकि जो आइटम पहले आएगा वही पहले बाहर निकलेगा, क्योंकि ऐसे आइटम इंसर्ट होगा इधर से होते हुए इधर से बाहर निकल जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, क्योंकि आइटम जो हमने सबसे पहले इंसर्ट किया है वही सबसे पहले रिमूव होगा। और जैसे स्टैक में भी हमने नेमिंग कन्वेंशन लिया था कि जो इंसर्शन करते हैं उसको पुश बोलते हैं, जब डिलीशन करते हैं तो उसको पॉप बोलते हैं। उसी तरीके से जब आप क्यू में इंसर्शन करते हैं तो उस ऑपरेशन का नाम बोला गया एनक्यू ऑपरेशन, ENQUE, और DQ ऑपरेशन, DEQUEUE, ये ऑपरेशन का नाम है DQ। आगे चल के आप एक DQ भी पढ़ेंगे, DEQUE, इसको हम डबली एंडेड क्यू बोलते हैं। तो ये एक तरह की क्यू है, और ये जो DQUEUE है ये एक तरह का ऑपरेशन है जिसको हम रिमूवल ऑपरेशन बोलते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए जैसे बना हुआ है, ये फ्रंट एंड है आपका, रियर एंड है, ये क्यू है। तो पहले इसमें कौन सा इंसर्शन हुआ 21, फिर ये 24, 7, 9, इस तरह से इंसर्शन आपका होता चला गया। अब अगर आपसे कोई इसमें से कोई आइटम रिमूव आपको करना है तो 21 ही रिमूव होगा, क्योंकि 21 वो आइटम है जो सबसे पहले आपने इंसर्ट किया था। क्यू भी बहुत तरह की आप पढ़ेंगे आगे चल के, क्यू होती है, डबल एंडेड क्यू होती है, सर्कुलर क्यूज होती हैं। ठीक है, पढ़ेंगे सब, वन बाय वन पढ़ेंगे सब। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर है ट्रीज। ये बड़ा अच्छा डेटा स्ट्रक्चर मुझे लगता है क्योंकि इसकी बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं। ठीक, अभी हम जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अभी अगर आप इनकी एप्लीकेशंस को देखेंगे तो सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस मुझे ट्रीज की लगती हैं, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को हम ट्रीज की हेल्प से इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो ट्री क्या है, यहां चीजें चेंज हो जाएंगी। ट्री हमारा एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अभी तक जो स्टैक पढ़ा या जो क्यू पढ़ा वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था।
ट्री हमारा एक नॉन लीनियर है। इसीलिए जब मैं आपको बता रहा था ना टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, तो एक क्राइटेरिया तो हमने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का लिया था, एक और मैंने आपको चार्ट दिखाया था जिसमें कि हमारे लीनियर थे और नॉन लीनियर थे। लीनियर में हमारा एरे आ गया था और लिस्ट आ गई थी, और जो हमारा नॉन लीनियर है उसमें हमारा ट्रीज और ग्राफ्स आ गए थे। ठीक है, तो ट्री हमारा एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स या नोड्स, इसमें हम जनरली नोड्स ही बोलते हैं क्योंकि सिंगल एलिमेंट खुद से नहीं रहता है, उस एलिमेंट के साथ बहुत सारे पैरामीटर्स और भी एसोसिएटेड होते हैं, इन विच आइटम्स या जिसको हम नोड्स भी बोलते हैं आर अरेंज्ड इन सम सीक्वेंस। सीक्वेंस जरूर होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं भी कुछ भी पड़ा हुआ है, सीक्वेंस जरूर होगी। अब ट्री रिप्रेजेंट करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर वर्ड एक हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस डेटा आइटम्स। आप इसको इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं लाइक अ फैमिली चार्ट। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर कहें ये ग्रैंडफादर है, लेट्स सपोज ग्रैंडफादर हैज 3 चाइल्ड्स, ये सपोज हमारा है चाइल्ड 1, ये सपोज आपका है चाइल्ड 2, ये सपोज है आपका चाइल्ड 3। लेट्स सपोज फर्दर दिस पेरेंट हैज 2 चाइल्ड, दिस हैज सपोज 1 चाइल्ड, दिस हैज लेट्स सपोज 3 चाइल्ड or no child. Let's suppose it also have one more children C4 which has no child. ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है आपकी, इसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं हायरार्किकल रिलेशनशिप, जिसमें कि हर एक नोड किसी दूसरे नोड से कोई ना कोई रिलेशन में है। जैसे दिस नोड इज ए ग्रैंडफादर ऑफ दिस नोड, इसी तरीके से सपोज ये A है, सपोज ये B है, इसी तरीके से अगर हम बात करें इस नोड की, इसका क्या रिलेशन है? This node is a child of this node, but this node is a parent of these two nodes. तो हायरार्किकल रिलेशनशिप है, ठीक है, पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी क्या है कि ट्री रिप्रेजेंट करता है हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस डेटा आइटम्स, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग नोड्स होती हैं वो हमारी होती हैं अलग अलग सब ट्रीज में। जैसे यहाँ पर आपको बनाया हुआ है कि एक हमने ये नोड ले ली कैपिटल ए। अब अगर बात करते हैं इस ट्री की, तो ये भी एक सब ट्री है। सब ट्री का मतलब पार्ट ऑफ ट्री, और ये भी एक सब ट्री है। इसको हम लेफ्ट सब ट्री भी बोल सकते हैं, इसको हम राइट सब ट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत तरह के ट्रीज आप पढ़ेंगे आगे चल के, बाइनरी सर्च ट्री हो गया, रेड ब्लैक ट्री हो गया, बी ट्रीज हो गया, एवीएल ट्रीज हो गया, 2, 3, 4 ट्रीज हो गया, स्प्लिट ट्रीज हो गया, बहुत तरह के ट्रीज आपके होते हैं। इनफैक्ट जैसे जो बी ट्री आपका होता है, बी ट्री आप कहाँ यूज करते हैं? जितने भी हमारे डेटाबेसेस बने होते हैं, आपने सुना होगा SQL सर्वर हो गया या आपका MySQL वगैरह हो गया, सब बी ट्रीज से ही इंप्लीमेंटेड होते हैं आपके, उनमें सब में बी ट्रीज ही इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। आप कोई भी सर्चिंग कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो सर्चिंग के लिए ये आपका BST यूज होता है, बाइनरी सर्च ट्री, या इसका भी जो एक अपग्रेडेड वर्जन है उसको हम बोलते हैं AVL ट्री, ठीक है। ये थोड़ा कम टाइम में सर्चिंग करके आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करा देता है। और इसका भी जो एक इंप्रूवमेंट है उसको हम बोलते हैं रेड ब्लैक ट्री, which is although more complex as compared to BST and AVL tree, but running time is slower as compared to AVL tree। ठीक, चलिए अभी रनिंग टाइम वगैरह की बात करेंगे। तो ट्री हमारा एक ये होता है कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि हमारे एलिमेंट्स या नोड्स जो है एक सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं, और जो भी जितने भी वो नोड्स होती हैं वो सब नोड्स हमारी एक हायरार्किकल रिलेशनशिप शो करती है। उसके बाद फिर हम चलते हैं, नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर हमारा होता है ग्राफ। तो जो हमारा ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर होता है ये भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और जैसे ट्री रिप्रेजेंट करता था एक हायरार्किकल रिलेशनशिप्स, उसी तरीके से ग्राफ रिप्रेजेंट करता है एक नेटवर्क रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स। अब नेटवर्क रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया? अब देखिए ग्राफ को आप कहाँ यूज करते हैं, हर जगह यूज होता है आपका ग्राफ। इनफैक्ट जो आपकी बॉडी है इसमें भी आपका ग्राफ इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है ठीक, क्योंकि इसलिए इसको बायोमेट्रिक के स्टूडेंट्स को, जो हमारे सॉरी उसके जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्राफ, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो आपके स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो ग्राफ को जो जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है वो बोलते हैं जी रिप्रेजेंट्स अ ग्राफ, एंड ग्राफ इज ए सेट ऑफ V and E, where V denotes the set of vertices and E denotes the set of edges। इसमें edges और vertices होती हैं। जैसा आपने प्रीवियस क्लासेस में ट्राइंगल्स या रेक्टेंगल्स वगैरह पढ़े होंगे, तो ये आपको पता है कि सपोज ये हमने कोई एक क्वाड्रिलेटरल अगर बनाया है तो इसके जो 4 कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स को हम वर्टिसेस बोल देते हैं। या आपने ट्राइंगल्स में ही पढ़ा होगा कि अ ट्राइंगल हैज 3 वर्टेक्स, ये वर्टिसेस हैं, और जो लाइन उन वर्टेक्स वर्टिसेस को कनेक्ट करेगी उस लाइन को हम एज बोलते हैं। तो
So this is our edge and these are our vertices. So this quadrilateral has 4 vertices and 1, 2, 3, 4 edges. Similarly जो हमने यहाँ पर ये ग्राफ बनाया है तो इसमें आप देख रहे हैं A B C D E F G, तो 1 2 3 4 7 इसमें वर्टिसेस है और कितनी एजेस हैं अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this graph has 7 vertices and 8 edges. ठीक, तो ग्राफ को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है G इक्वल्स टू V को मई, और मैंने बोला आपसे क्या कि V क्या है, V इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस, तो अगर सेट लिखना है तो इस तरीके से आप सेट लिखते हैं, ये सब आपने। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो V है, V इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस, तो सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने सेट को रिप्रेजेंट किया है A B C D E F G, 7 vertices are there, और edge is also a collection of set of edges, तो edges को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये एज है आपकी जिस पर हमने 1 लिखा है, तो इस एज को आप A, B भी बोल सकते हैं, B, A भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ है अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ग्राफ भी हमारे 2 तरह के होते हैं, कि एक डायरेक्टेड ग्राफ हो गया और एक अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया। तो ये हमारा एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें कि हमने एज की कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करी, लेकिन हम अगर किसी ग्राफ में डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देंगे, लेट सपोज अगर हम एक कोई सिंपल ग्राफ बनाए 1 2 3 और लेट सपोज हमने ये डायरेक्शंस कुछ स्पेसिफाई कर दी हैं एजेस के ऊपर, तो इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ DG। ठीक है, तो अगर इसमें मुझे इस एज को रिप्रेजेंट करना है देन आई कैन रिप्रेजेंट ओनली यूजिंग 2,1 सिंटैक्स, नॉट 1,2। इसका मतलब ये है कि वो एज कहां से स्टार्ट हुई और कहां तक वो गई, ये होती है सोर्स एज, मतलब सोर्स वर्टेक्स, और एक होती है हमारी डेस्टिनेशन वर्टेक्स। तो ये हमारी 2 से स्टार्ट हुई और 1 पर फिनिश हुई, तो इस एज को बोलेंगे 2,1। 1,2 कोई एज है ही नहीं इस ग्राफ में, लेकिन क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो यहाँ पर आप इसको A, B भी बोल सकते हैं और B, A भी बोल सकते हैं। तो ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट करता है एक नेटवर्क रिलेशनशिप। अब देखिए ग्राफ का यूज कहाँ पर है, अगर आप लेट्स सपोज किसी सर्किट की बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, फिर उन कंपोनेंट्स के बीच में हमारी वायर्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक अगर आपको कोई करंट पास करना है, कितना करंट पास करना है, तो खैर वो जो अलग अलग वायर्स लगी हुई हैं वो क्या है, वो हमारी सिमुलेट करती है एक तरीके से एजेस, और जो अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, डायोड्स लगी हुई हैं, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, वो सब क्या है हमारे, वो सब हमारी एक तरह से वर्टिसेस हैं। तो ग्राफ हमारा बहुत जगह यूज होता है, एप्लीकेशंस आर वेरी वाइड ऑफ ग्राफ। चलिए आगे चलते हैं फिर। नाउ आवर नेक्स्ट डिस्कशन इज ऑन एल्गोरिथम। अब क्या है कि एल्गोरिथम क्यों पढ़नी है, डेटा स्ट्रक्चर में क्या यूज है एल्गोरिथम का। देखिए हमने जितने डेटा स्ट्रक्चर सभी देखे हैं, एरेज, लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स, हर एक डेटा स्ट्रक्चर में ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं, वो भी हमने डिस्कशन किया था, डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस, ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग। तो वो जितने ऑपरेशंस हैं वो किस तरीके से चलेंगे उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर पर, तो वो हम एक जब तक हमारे पास प्रोसेस डिफाइन नहीं होगा कि क्या प्रोसेस हमको लेकर चलना है, तो हम कैसे उसको कर पाएंगे। तो उसी प्रोसेस को या उसी फ्लो चार्ट को या उसी जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, हालांकि एल्गोरिथम एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है विच इज वेरी वास्ट एज कंपेयर टू डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन पढ़ाया साथ में ही जाता है एल्गोरिथम्स भी। ठीक है, जो कुछ एडवांस कंसेप्ट्स हैं वो अलग डाल दिए, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपको डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम अगर एक साथ लेकर चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर आइडिया लगेगा डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिथम्स का। चलिए, तो एल्गोरिथम की जो एक बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, उसको आप ऐसे एज्यूम करिए, लेट सपोज आपके पास ये एक बॉक्स है, यू हैव दिस बॉक्स, लेट सपोज यू हैव दिस बॉक्स, और आप कह दीजिए कि ये जो बॉक्स है ये मेरा एक कंप्यूटिंग मॉडल है, ये कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस कर रहा है। ठीक है, वो कैलकुलेशन क्या कर रहा है उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने जब इस बॉक्स में कुछ इनपुट्स को सप्लाई किया, I/P मींस इनपुट, तो ये इनपुट दिया, चाहे वो आप सिंगल इनपुट दें चाहे सेट ऑफ वैल्यूज दें, इनपुट दें चाहे आप इनपुट्स प्रोवाइड कराएं, तो जब ये मैथमेटिकल मॉडल या ये कैलकुलेशन मॉडल इन इनपुट्स पर काम करेगा तो ये आपको कुछ ना कुछ आउटपुट्स प्रोवाइड कराएगा, आउटपुट देगा या आउटपुट्स प्रोवाइड कराएगा। तो इस तरह के मॉडल को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम इज एनी कंप्यूटेशनल प्रोसीजर दैट टेक्स
some value or set of values as input and provides some value or set of values as output. This is the basic definition of algorithm. तो एक computational procedure है, ठीक है। बाकी इसकी कुछ और definitions भी हैं कि एक ऐसा प्रोसीजर या एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो आपके इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। या एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हमारा कुछ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। या एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो एक ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसको हम फॉलो करेंगे अगर वो हमें सॉल्यूशन चाहिए उस प्रॉब्लम का। तो algorithm is a set of rules for carrying out calculation either by hand or on machine. मशीन का मतलब ये हो गया कि जब आपने इस एल्गोरिथम को कन्वर्ट करके कोई प्रोग्राम अपना क्रिएट कर लिया, या अगर हमारे सामने कोई प्रोसीजर लिखा हुआ है तो हम उसको बाय हैंड भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एल्गोरिथम हमारी एग्जीक्यूट हो। नेक्स्ट फिर इसमें हमारा आता है कि एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कहें या आप उसको फीचर्स भी बोल लीजिए, ठीक है, या प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं। तो देखिए कोई भी एल्गोरिथम अगर आपके पास है तो उसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होना कंपलसरी है, इनके बिना वो एल्गोरिथम हमारी इनकम्प्लीट मानी जाएगी। अब कोई भी अगर आप एल्गोरिथम ले रहे हैं तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन कराना है अपने उन स्टेप से, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आपने लिखे हैं, जो कंप्यूटेशनल प्रोसीजर आपने लिखा है। तो जब तक या तो उन स्टेप्स में आपने जो इनपुट्स है वो पहले से डिफाइन कर दिए हो, या हो सकता है कि आप इनपुट्स अपने एक्सटर्नली सप्लाई करना चाह रहे हो, लेकिन इनपुट्स तो देनी पड़ेंगे ना, आइदर एक्सटर्नली सप्लाइड और इंटरनली डिफाइंड इन द कंप्यूटेशनल प्रोसीजर इटसेल्फ, तो तभी वो आपको आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसकी वो यही है कि इनपुट, एवरी एल्गोरिथम मस्ट हैव सम इनपुट, या एवरी एल्गोरिथम मस्ट हैव अ इनपुट और सेट ऑफ इनपुट्स, तभी वो एल्गोरिथम का कोई मतलब है। उसी तरीके से जब वो एल्गोरिथम आपकी चली तो उस एल्गोरिथम ने कुछ ना कुछ रिजल्ट्स दिए। आप एज्यूम करिए कि आपने एक ऐसे एल्गोरिथम बनाई जो आपको कुछ रिजल्ट ही नहीं दे रही है, तो कोई ऐसे एल्गोरिथम का कोई बेनिफिट है क्या? नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। तो हर एक प्रोसीजर, हर एक एल्गोरिथम, हर एक फंक्शन, हर एक प्रोग्राम कोई ना कोई आउटपुट जरूर देता है आपको। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई आपकी आउटपुट की, ईच एल्गोरिथम मस्ट प्रोवाइड एटलीस्ट वन आउटपुट टू एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एन एल्गोरिथम। थर्ड आपकी हो गई फाइनाइटनेस। आपने जो भी एल्गोरिथम अपनी क्रिएट की है तो उस एल्गोरिथम में जो आपने स्टेप्स लिखे हैं, हर एक स्टेप आपका फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लेना चाहिए अपने एग्जीक्यूशन में। ऐसा ना हो कि आपके स्टेप्स कुछ ऐसे हो गए जो इनफाइनाइट अमाउंट में चले गए, मतलब जो कुछ रिजल्ट ही प्रोवाइड नहीं करा रहे। और अगर कोई स्टेप ऐसा है या आपकी एल्गोरिथम ऐसी है जो कि फाइनाइट अमाउंट में कंप्लीट हो नहीं रही, तो इसका मतलब आपको आउटपुट मिल ही नहीं रहा कहीं भी, और अगर आउटपुट नहीं मिल रहा तो फिर वो एक एल्गोरिथम नहीं है। उसी तरीके से फिर फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी इसमें आती है डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस ये होती है कि जितने भी स्टेप्स आप लिख रहे हैं उन स्टेप्स के अंदर कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, वो सारे के सारे स्टेप्स आपके अनएम्बिगुअस होने चाहिए, ठीक है। और फाइनली हमारी होती है आपकी इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस इस तरीके से आप लिखिए हर एक एल्गोरिथम को कि कोई भी स्टेप अगर आपके पास लिखा हुआ है तो आप उसको इजीली पेपर पेंसिल से भी एनालाइज करके देख लें कि हाँ ये हमारा क्या आउटपुट दे रहा है। इट मींस उसकी डिबगिंग हमारी इजी हो, डिबगिंग इजी होगी तभी हम कहेंगे कि हाँ ये एल्गोरिथम हमारी इफेक्टिव एल्गोरिथम है, और अगर कोई भी यूजर उसको देख रहा है तो वो इजीली उसको रन कर पाए। तो ये जनरल क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज एन डिस्क्राइब एन एल्गोरिथम एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद इसमें हमारी आती है सूडो कोड। अब जितने भी एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे वो सारी एल्गोरिथम्स हम सूडो कोड के फॉर्म में पढ़ेंगे। आप पढ़ कैसे कर सकते हैं, आप डायरेक्टली अपना प्रोसीजर या एल्गोरिथम जो भी लिखना है वो डायरेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दीजिए। जैसा आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, जब आपने फ्लो चार्ट्स पढ़ा था तो टीचर्स ने आपको बताया होगा कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन द सम ऑफ टू नंबर्स। तो आप कैसे लिखते थे, टेक टू नंबर्स ए एंड बी, फिर आप लिखते थे सम a प्लस बी, सम इक्वल्स टू a प्लस बी, फिर आप लिखते थे आउटपुट सम। इस तरीके से आप एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे, वो एक फ्लो चार्ट का तरीका है लिखने का। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारा लेवल थोड़ा बढ़ गया है। तो हम इस तरीके से उसको पढ़ें कि पढ़ने में इजी हो, और जब उसका हमें इंप्लीमेंटेशन करना हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो वहां पर भी हमें ज्यादा रीवर्क ना करना पड़े। इसी एल्गोरिथम को या इसी सूडो कोड को उठा के हम इजीली कन्वर्ट कर सके अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उस तरह के कोड को हम बोलते हैं सूडो कोड।
अब स्यूडो कोड क्या होता है? स्यूडो कोड इज अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज आप कह सकते हैं एक इंग्लिश लैंग्वेज इज अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल लैंग्वेज एंड एनी हायर लेवल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया कुछ भी, लेट सपोज कोई भी आपने इंग्लिश का वर्ड लिख दिया, जैसे कि आप वर्ड लेकर चलते हैं फॉर, इफ, ये सब आपके इंग्लिश के वर्ड्स ही तो हैं। हालांकि यही कंसेप्ट्स आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, या आप जैसे वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं ए बी सी, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज के भी तो कैरेक्टर्स ही हैं। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसेप्ट्स का मतलब क्या है कि जैसे इस तरह के कंसेप्ट्स जब आप यूज करें और ऑपरेटर्स भी उसमें आप साथ में लगा दें। ऑपरेटर्स जैसे आपके क्या क्या हो गए? प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, मोड ऑपरेटर, डिवाइड ऑपरेटर, ये अलग अलग तरह के आपके ऑपरेटर्स होते हैं। या आप जैसे एंड ऑपरेटर पढ़ते हैं, तो एंड ऑपरेटर आप हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसके लिए 2 एंड लगाते हैं, लेकिन जब आप अपना सूडो कोड पढ़ेंगे तो इस एंड ऑपरेटर की जगह हम ये एंड नहीं लगाएंगे, हम सीधे लिखेंगे एंड, कि हमारा एंड ऑपरेटर है। यानी कि मैंने एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह उसको यूज कर लिया, सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि हाँ कह क्या रहा है ये। ठीक है, अगर और ऑपरेटर है तो जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप और ऑपरेटर ऐसे बनाते हैं, लेकिन जब अपने सूडो कोड में पढ़ेंगे तो हम डायरेक्टली और लिख देंगे। या नोट ऑपरेटर आपका होता है, इस तरीके से आप नोट ऑपरेटर लेते हैं, लेकिन जब हम अपने सूडो कोड में लिखेंगे तो हम उसकी जगह लिख देंगे एनओटी नोट, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करेंगे अलोंग विद हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो उस तरह के कोड को हम बोलते हैं सूडो कोड। बस पढ़ इसलिए रहे क्योंकि थोड़ा सा ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा सा रीड करना थोड़ा सा टिपिकल है इन कंपैरिजन टू सूडो कोड। सूडो कोड का एक एडवांटेज है कि इसको आप इजीली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस एन एल्गोरिथम। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव सूडो कोड कन्वेंशंस। अब जब भी हम सूडो कोड लिखेंगे तो कुछ कन्वेंशंस है कुछ कन्वेंशंस है जिनको हम फॉलो करेंगे। हालांकि जैसे जैसे एल्गोरिथम आएंगी वो मैं भी आपको बताता चलूंगा कि देखिए यहाँ पर ये कन्वेंशन यूज हो रहा है इसमें, लेकिन कुछ जो बेसिक कन्वेंशन है वो आप देख लीजिए पहले क्या क्या है। जैसे सबसे पहले इसमें लिखा है इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन का मतलब हो गया हमारा ब्लॉक स्ट्रक्चर। अब इस ब्लॉक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है समझिए इसको। सपोज अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, लेट्स सपोज आपने कहा a इक्वल्स टू 2, ठीक है, अभी हम इसको रैंडमली ऐसे लिख दे रहे हैं, आप उसको उस पर मत जाइए कि सेमीकोलन नहीं लगाया ये नहीं लगाया, अभी आप डायरेक्टली लिखिए। सपोज इफ, सपोज आपने यहाँ पर इफ के अंदर कुछ लिख दिया, या थोड़ा सा इसको और क्लैरिटी के साथ लिखते हैं। सपोज आपने कहा a इक्वल्स टू 2, लेट सपोज आपने कहा यहाँ पर फॉर लूप आपका स्टार्ट हुआ, ये फॉर लूप आपका ऐसे चला, उसके अंदर फिर आपका इफ स्टेटमेंट आ गया, फिर आपका इफ स्टेटमेंट आने के बाद फिर आपने कुछ एग्जीक्यूट किया इसके अंदर, फिर आपका एक फॉर लूप आ गया, फिर आपका इसके अंदर आया, फिर आपका कुछ चला, फिर आपका ये सब बंद हुआ ऐसे 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 इस तरीके से आपका बंद हुआ। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा ये ऊपर नीचे रह गए हो आपके ब्लॉक, जितने स्टार्ट में उतने फिनिश ना हो, लेकिन आप देखिए अगर इस तरह का प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं इजीली? या कोई भी प्रोग्रामर होगा तो इसको इजीली वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि कौन सा ब्लॉक हमारा कहाँ स्टार्ट हो रहा है कहाँ फिनिश हो रहा है। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम को हम इस तरीके से ना लिख के अगर कुछ इस तरीके से लिखते कि लेट्स सपोज ये फॉर लूप है, ये हमने एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया फॉर लूप का। सपोज ये हमारी इफ कंडीशन है, ये फिर हमने अपनी इफ कंडीशन का जो ब्लॉक है लेट्स सपोज ये लिख दिया। लेट्स सपोज ये एल्स का ब्लॉक है, ये आ गया। लेट्स सपोज उसके बाद फिर एक कोई इफ कंडीशन आ गई, ठीक है, ये ब्लॉक बन गया। तो देखिए इस तरह से जब आप लिखते हैं इसी को हम बोलते हैं इंडेंटिंग करना, इंडेंटेशन। यानी कि ये जो फॉर है इसका ये ब्लॉक बन गया, ये जो इफ है इसका ये ब्लॉक बन गया, ये जो एल्स है इसका ये ब्लॉक बन गया, ये जो इफ है इसका ये ब्लॉक बन गया। तो अपने सूडो कोड को हम हमेशा ब्लॉक स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे विद प्रॉपर इंडेंटेशन। आप यही प्रैक्टिस फॉलो करिएगा, वो क्या होगा फिर आपका कि आपकी एल्गोरिथम भी बिल्कुल क्लीन रहेगी देखने वाले के लिए, और जब आप उसको अपने उसको सूडो कोड को कन्वर्ट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो आपका प्रोग्राम भी बिल्कुल क्लीन होगा। ठीक है, एक प्रैक्टिस हमेशा बनाइएगा कि हमेशा कमेंट लिखें। सूडो कोड में तो कुछ कमेंट्स लिखे ही होंगे पहले से, लेकिन जब आप उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा शुरू से प्रैक्टिस बनाकर चलें। स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट्स नहीं लिखते हैं, और अपना ही लिखा हुआ कोड अगर 1 महीने बाद खोल के देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि लिखा क्या है। तो कमेंट्स हमेशा लिखिए। ठीक है, कमेंट्स आपका सिंगल लाइन कमेंट भी हो सकता है, मल्टी लाइन कमेंट भी हो सकता है,
तो जैसे अगर मल्टी लाइन को कमेंट करना है तो उसका तरीका ये आपका होता है, इसके बीच में जितने भी लाइंस लिखी हैं वो सारी कमेंट हो जाती हैं, या अगर सिंगल लाइन कमेंट करना है तो आप डायरेक्टली 2 स्लैश लगा दीजिए। ठीक है, ये हम देखेंगे जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे या सूडो कोड में आएगा। उसके बाद फिर ये एक्सप्रेशंस की बात आ गई कि किस तरह के एक्सप्रेशंस को हम यूज करते हैं। तो जो मेन एक्सप्रेशन इसमें यूज होगा वो सबसे पहले तो एक इक्वल्स टू ऑपरेटर है, ये जो आपने लिखा है इक्वल्स टू लिखा हुआ है, और एक आपने डबल इक्वल्स टू लिखा हुआ है। ठीक है, तो जनरली ये जो इक्वल्स टू ऑपरेटर है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पर जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और जो डबल इक्वल्स टू है ये मेरा कंडीशन चेक कर रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। जो एल्गोरिथम मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पर ये कन्वेंशन भी ले सकते हैं हम इक्वल्स टू, या इसके जगह हम लेफ्ट एरो भी ले सकते हैं, तो एक ही बात है। क्योंकि ये जब लिखा गया तो ये मैंने कोरमैन रेफर किया इसके लिए, ये 3rd एडिशन में लिखा हुआ है इक्वल्स टू, लेकिन उससे पहले जो एडिशन था उसमें वो लेफ्ट एरो लेता था। तो आपको ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं पर लेफ्ट एरो मिले, कहीं कहीं पर इक्वल्स टू मिले। तो ये वैसे जनरली हम लेफ्ट एरो यूज करते हुए चलेंगे, और इसी को हम बोलते हैं अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और जब भी आपको कोई इक्वलिटी कंडीशन चेक करनी होगी तो उसके लिए हम सिंगल इक्वल टू यूज करेंगे, ये मेरा इक्वलिटी ऑपरेटर होगा। तो डबल इक्वल्स टू हम कहीं लिखेंगे नहीं वैसे, लेकिन अगर किसी सूडो कोड में लिख के आएगा तो वहां पर स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर इस सिंबल का ये मतलब है। इसी तरीके से ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, एक्सचेंज ऑपरेटर हो गया। एक्सचेंज ऑपरेटर को जनरली हम इस तरीके से लिख देते हैं, जैसे इसको अभी कहीं ना हम ऐसे स्वैपिंग करनी होती है अगर अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि ए की वैल्यू बी में डाल दो, बी की वैल्यू ए में डाल दो, तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं ए स्वैप बी। ठीक, नेक्स्ट कन्वेंशन इसमें है हमारा, ये बेसिक कन्वेंशन है कि अगर हमें किसी भी एरे के एलिमेंट को स्पेसिफाई करना है तो हम ऐसे लिखते हैं कि एरे का नाम हो गया, और लेट्स सपोज हमने स्क्वायर ब्रैकेट में अगर लिख दिया 4, तो इसका मतलब ये है कि इस एरे के 4th इंडेक्स पर जो एलिमेंट पड़ा है वो हमें रिटर्न करके दे दो, ये वो रिटर्न करके आपको दे देगा। उसी तरीके से आप इसमें जब फॉर लूप लिखेंगे तो फॉर लूप कैसे लिखेंगे, तो जैसे देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो आपका लूप वगैरह लिखा जाता है उसको आप इस तरीके से लिखते हैं कि फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10 और i प्लस प्लस। जनरली आप इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पूरा अपना जो लूप वगैरह इस तरीके से नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर i इक्वल्स टू 1 to 10, और फिर हम यहाँ लिख देंगे डू, और जो भी लिखना है वो उसके अंदर हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज हो रही है अलोंग विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट 1 to 10। ठीक है, उसी तरीके से अगर डिक्रीमेंटेड लूप होगा तो डिक्रीमेंटेड लूप जैसे आप कैसे लिखते हैं, मान लो आपने लिखा फॉर i इक्वल्स टू 10, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और आप लिखते हैं i माइनस माइनस। इस लूप को आप अपनी एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे फॉर i इक्वल्स टू 10 डाउन टू 1। इसका मतलब आप यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं 1 by 1 वैल्यू i की, कम करते जा रहे हैं। तो जो आपका डिक्रीमेंटेड लूप होगा उसको आप लिखेंगे फॉर i इक्वल्स टू 10 डाउन टू 1, कम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारी बेसिक कन्वेंशन हो गई सूडो कोड की। उसके बाद फिर ये भी एक कंसेप्ट रहता है कि हमारे पास जो भी एल्गोरिथम्स हम लिखते हैं तो उन एल्गोरिथम को लिखने की अप्रोचेस क्या होती है। तो ये हम जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हम उस टॉपिक में देखेंगे कि यहाँ कौन सी अप्रोच यूज हुई है। जैसे कि इंक्रीमेंटल अप्रोच आपकी वो अप्रोच होती है जिसमें जनरली आप लूपिंग्स का यूज करते हैं कि आप इंक्रीज करते हुए चले गए प्रॉब्लम के साइज को और आपको सॉल्यूशन मिल गया। फिर एक हमारी रहती है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। ठीक है, ये हमारी क्विक सॉर्ट में यूज होगी, अभी बाइनरी सर्च में भी यूज कर लेंगे इसको। उसके बाद ये हमारी अप्रोच मर्ज सॉर्ट में यूज होगी, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। उसके बाद जो हमारी बाकी की एल्गोरिथम्स हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रिड स्ट्रेटेजी या ये जो ब्रांच एंड बाउंड वगैरह है, ये पूरा हमारा एल्गोरिथम्स जो कि एक सेपरेट सब्जेक्ट है उसका पार्ट हो जाता है, ये सब उसमें पड़ता है। जनरली डेटा स्ट्रक्चर में आप ये दो ही अप्रोचेस यूज करते हैं, या तो एक इंक्रीमेंटल अप्रोच आपकी यूज होती है या फिर आप एक ऐसी एल्गोरिथम्स को बनाते हैं जिसके अंदर आपका रिकर्जन यूज हो रहा हो। तो जहाँ रिकर्जन यूज होगा वहाँ डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच आपकी इंटीग्रेटेड रहती है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद फाइनली हमारा एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन रहने वाला है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या होती है? देखिए, जब भी आपने कोई एल्गोरिथम अपनी डिजाइन की, आपने उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो आप ये एक्चुअल में एनालाइज करें कि उस एल्गोरिथम ने कितना टाइम लिया है एग्जीक्यूशन में, प्लस कितना टाइम उसने लिया है कंपाइलेशन में।
तो जो टोटल टाइम वो एल्गोरिथम ले रही है कंपाइलेशन में और एग्जीक्यूशन में, उसको हम बोलते हैं टोटल रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। उसी तरीके से जब वो एल्गोरिथम आपकी रन हो रही है तो वो कुछ ना कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रही है अपने मेमोरी में, कहीं डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो रहा है, कहीं एरे कहीं एरे डिक्लेयर आपकी हो रही है। तो जितना वो स्पेस ले रही है उस स्पेस को बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होगी कि कितना टाइम उस एल्गोरिथम ने लिया कंप्लीट होने के लिए। उसी तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टी ऑफ एन। टी ऑफ एन, टी क्या हो गया हमारा, टी हो गया रनिंग टाइम, और एन हमारा हो गया साइज ऑफ इनपुट, कि आपने उस एल्गोरिथम में कितने इनपुट सप्लाई करी है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने सप्लाई किए हैं। और ये किसका सब होता है, कंपाइल टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम का। जो एक अच्छी एल्गोरिथम होगी वो हमारा कम टाइम लेगी अपना एग्जीक्यूशन खत्म करने के लिए, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि उसने कितनी मेमोरी कंज्यूम करी है उस एल्गोरिथम को रन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और एक इसमें वर्ड बड़ा पूछते हैं कि स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ क्या होता है। तो स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ ये होता है कि अगर आपके पास कोई एक एल्गोरिथम है, वो एक कुछ टाइम ले रही है, कुछ स्पेस ले रही है, तो अगर हमारे पास कोई एल्गोरिथम है उसको हमें टाइम कम लगाना है, स्पेस अगर हमारे पास ज्यादा है तो हम ये कर सकते हैं कि हम ज्यादा स्पेस यूज कर लेंगे। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अप्रोच यूज करेंगे जो कि ज्यादा स्पेस ले ले लेकिन कम टाइम में सोल्व हो जाए। या कभी कभी ये होता है कि हमारे पास स्पेस कम रहता है कि भी प्रोसेसिंग पावर हमारे पास है कि आप टाइम ज्यादा ले लो लेकिन स्पेस ज्यादा कंज्यूम मत करो। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ। तो स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ रेफर्स टू अ चॉइस between algorithmic solutions of a data processing problem that allows one to decrease the running time of an algorithm solution by increasing the space to store the data and vice versa। तो इसी के साथ जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है डेटा स्ट्रक्चर का और एल्गोरिथम्स का वो हम फिनिश करते हैं। अब हर एक लेक्चर में आप देखेंगे कि हम हर एक डेटा स्ट्रक्चर को बहुत डेप्थ में देखते हुए चलेंगे, हर एक ऑपरेशंस को हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप हर एक लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा, हर एक स्यूडो कोड को बड़े ध्यान से देखिएगा। ओके, थैंक यू।